अगर आप ग्रेट टीम बनाना चाहते हैं तो आप इन 9 स्टेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वॉरेन बफेट जी की कंपनी में मुझे सिखाया गया था जब मैं लंदन में काम करता था। और इन्हीं 9 स्टेप्स को इस्तेमाल करके हमने अपनी पुरानी कंपनी को 245 करोड़ तक पहुंचाया और उसे बेचा। ये 9 स्टेप्स बड़े सिंपल हैं, आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज की आपको गारंटी देता हूं, इसमें से अगर एक भी स्टेप मिसिंग होगा तो आप बड़ी टीम और बढ़िया टीम नहीं बना पाएंगे। और अगर आपने इस सारे के सारे स्टेप्स को टू द टी फॉलो कर लिया तो आपको बड़ी टीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप देखेंगे इसमें जो शुरुआत होती है वो सोर्सिंग से होती है, मतलब जब हम आदमी को लेके आए, और रिटेंशन कि हमने उस आदमी को रोका कैसे और लीडरशिप की तरफ कैसे लेके गया। तो एक एक चीज को मैं पकड़ता हूं, हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है ग्रेट टीम बनाने के लिए वो होता है सोर्सिंग। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले सोर्सिंग राइट टीम बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है, और यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो बिजनेस ओनर्स करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स ये है कि हमारे पास बड़े लिमिटेड सोर्सेज होते हैं सोर्सिंग करने के लिए। उसमें आपने अपने किसी नेटवर्क में बोल दिया या किसी से पूछ लिया। लोगों को हायर करने के लिए मल्टीपल चैनल्स हैं, और एज अ बिजनेस ओनर आपको सारे के सारे चैनल जो हैं वो पूरी तरीके से पता होने चाहिए कि आप कौन कौन से चैनल ले सकते हो और कहां से हायरिंग कर सकते हो। मैं इस वाली चीज को डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ पे देख लेना। दूसरी जो मिस्टेक है सोर्सिंग की वो ये होती है कि हायरिंग आउट ऑफ अर्जेंसी। हम लोग को जब अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तभी हम हायर करते हैं, और क्योंकि जब रिक्वायरमेंट अर्जेंट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, समझौता करना। तो जो आपकी कोर पोजीशंस होती हैं उसके लिए आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास थोड़ी सी रिडंडेंसी है, ताकि आप अर्जेंसी में हायरिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि लोगों का कुछ भरोसा नहीं, वो कभी भी जा सकते। इसीलिए सोर्सिंग के जो आपके चैनल्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए आपको भी और आपकी टीम को, और अर्जेंसी में हायरिंग नहीं होनी चाहिए। इस सोर्सिंग के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप इसे जाके देख सकते हो। यह है आपका स्टेप नंबर 1 जो आपको करना है। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे। सोर्सिंग जब हो गई, और तो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू का। मैं आप लोगों से प्लीज 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 रिक्वेस्ट करता हूं कि इंटरव्यू प्लीज सही से लिया करिए, क्योंकि स्मार्ट इंटरव्यूइंग लीड्स टू स्मार्ट हायरिंग। और यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको कहूंगा प्लीज अवॉइड करिएगा। मैं आपको एक एक करके मिस्टेक बता रहा हूं। अगर आप ये वाली मिस्टेक्स करते हो तो प्लीज मत करिएगा, इस चीज को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करिएगा। मैं आपको करेक्ट वे भी बताऊंगा कैसे करेंगे। सबसे पहली जो गलत तरकीब होती है, जो गलत तरीका होता है वो ये होता है, किसी आदमी ने अगर किसी रेफरल को भेजा तो हमने क्या किया, उससे पूछा कि हाँ भाई कहाँ काम करते थे, अच्छा क्या काम करते थे, बस इतना पूछा। दूसरे के भरोसे पे इस आदमी को रख, आपने इसकी स्किल्स टेस्ट नहीं करी और चीजें टेस्ट नहीं करी, तो आपको बहुत ज्यादा चांस है कि धोखा हो सकता है। यहाँ पे प्लीज 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 कॉम्प्रोमाइज मत। जो दूसरी गलती करते हैं वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू लेने का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। जैसे आपको कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ कि कोई आदमी आया तो उससे सैलरी पूछ ली, हाँ भाई तुम्हारी सैलरी कितनी, सो पता चलो कम सैलरी में था, तो आपने क्या करा, उससे कहा चलो इसे रख लेते हैं, फिट तो कहीं भी कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर किसी आदमी की सैलरी कम है तो जरूरी नहीं अच्छा साइन या खराब साइन भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग से सोचो कि किसी आदमी को अगर कम पैसे मिलने तो क्यों, इसका मतलब वो वैल्यू नहीं ऐड करता होगा। तो अगर आपने उस आदमी को उठा के अपने यहाँ पे रख लिया तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए काम कर जाएगा। इसलिए प्लीज ये वाली फिलोसफी को मत यूज करिए और उसका इंटरव्यू लीजिए। तीसरी, मैंने देखा है जो इंटरव्यूज होते हैं वो थोड़े से रश्ड होते हैं। रश्ड इंटरव्यू का मतलब यह है कि बहुत तेजी से कर लिया। कई बार मैंने ये वाला अजम्पशन, हम लोग भी ये वाली गलती करते थे कि भाई किसी बड़ी कंपनी से अगर हम आदमी लेके आते थे तो हम घबराते थे उससे कुछ पूछने में। हमें लगता था यार ये तो बड़ी कंपनी में काम करता है तो इसे तो चीजें पता ही होंगी, तो हम क्या करते थे, उसका इंटरव्यू सही से नहीं लेते। करेक्ट वे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे लेना है, लेकिन हम डरते थे, हम सोचते थे यार इसकी इंसल्ट ना हो जाए, अरे यार ये तो वहां पे काम करता था तो कर ही लेगा। बहुत बड़ी गलती। आपको एक चीज बता दूं, आपकी कंपनी और बड़ी कंपनी डिफरेंट है। बड़ी कंपनी में स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस बनेगी, उन लोगों को वहां पे ऑपरेट करना होता है। अब उसी आदमी को जब आप अपनी कंपनी में लेके आओगे तो आप सोचोगे यार ये वहां पे काम कर लेता था, हमारे यहाँ कर लेगा। आप क्या नहीं कर पाए, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेसेस मैच्योर नहीं। और आपको ये देखना पड़ेगा जिस आदमी को आप ले रहे हो भाई उसकी हैसियत या औकात है कि वो आपके सिस्टम और प्रोसेस क्रिएट कर सके और चला सके। बड़ी कंपनी में उसे वो मौका नहीं मिला होता प्रोसेस क्रिएट करने का, इसलिए वो वाला जो आदमी है शायद आपके यहाँ ना चाहे। इसलिए इंटरव्यू कायदे से लीजिएगा और प्लीज ये वाली मिस्टेक मत करिए। अब मैं आपको करेक्ट वे बताता हूँ जिसके थ्रू आपको ये वाली चीज करनी चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी पोजीशन के लिए ले रहे हो आपको पोजीशन का नाम बताना है। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ अच्छा भाई आप हायरिंग कर रहे हो कौन सी पोजीशन के लिए कर रहे हो, और आप अपने दिमाग में सोच रहे हो यार पोजीशन कौन सी है, दैट मींस यू आर नॉट रेडी। पोजीशन का मतलब जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायर कर। जो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है वो है टास्क लिस्ट। अब आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है क्या क्या काम करेगा। जैसे लीड को जनरेट करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, लीड को स्टोर करेगा, लीड को क्वालिफाई करेगा, लीड को उसकी रिक्वायरमेंट समझेगा, उसकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद उसे प्रपोजल देगा, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को मैनेज करेगा, नेगोशिएट करेगा, फॉलो अप करेगा, क्लोजर करेगा। ये टास्क लिस्ट आपके पास क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये टास्क लिस्ट बनती ही नहीं है। सब आपके पास टास्क लिस्ट नहीं होती तो आपके पास इंटरव्यू लेने का कोई तरीका ही नहीं होता। जब आपने टास्क लिस्ट नहीं बनाई तो आप पूछोगे कैसे, हाँ भाई मुझे बताओ यार तुम्हारे कस्टमर के क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, अच्छा भाई मुझे बताओ तुम कस्टमर को क्वालिफाई कैसे करते हो, अच्छा मुझे बताओ कस्टमर को नेगोशिएट करने के लिए क्या करते हैं। अगर आपके पास ये टास्क लिस्ट नहीं होगी तो आप राइट क्वेश्चन नहीं। इसीलिए टास्क लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है जब आप ये वाली चीज करते हो। इसके लिए मैंने एक बहुत लंबा वीडियो बना रखा है, आपको ये वाली चीज जो स्क्रीन पे दिख रही है आप इस वाली चीज को देख सकते हैं। और अभी ये वाली चीज पूरी कर लेना, ये स्टेप्स पूरे कर लेना, उसके बाद जाना। जो तीसरी चीज है आप
आपको ये वाली चीज देखनी पड़ेगी, उसकी स्किल्स। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे देख लेते हैं, भाई कैसे काम करता है, लेकिन वो हमारे बाकी लोगों के साथ भी काम करने वाला है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई उसकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो काम करने का तरीका है, कल्चरल फिट है नहीं हमारे लिए ये वाला, क्योंकि हो सकता है हम बहुत ज्यादा चीजों को माइक्रो मैनेज करते हैं, और ये उस कंपनी से आए जहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आदमी थोड़े दिन में चला जाएगा और आपकी पूरी मेहनत खराब। तो ये जो इंटरव्यू का आपका जो प्रोसेस है, प्लीज 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 सही तरीके से डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर यहीं पे गड़बड़ हो गई तो आप समझ लीजिए आप पौधा लगाने से पहले आपने गलत पौधा लगा दिया है, और आप चाहे कुछ कर लो, आगे के जितने स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ सही कर लो, कुछ चीज सही नहीं होगी। इंटरव्यू लेना है और बहुत सही तरीके से लेना है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। जब आपका इंटरव्यू हो गया और आपने आदमी को सिलेक्ट कर लिया, अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, और ये वाला जो स्टेप होता है इसे कहते हैं इंडक्शन। आपको बताता हूँ 99% बिजनेस ओनर्स के साथ जब मैं काम करता हूँ तो देखता हूँ इंडक्शन का प्रोसेस ही नहीं। नया आदमी आता है, उसे पता नहीं होता कहाँ जाना, क्या करना है, और यहाँ पे कुछ गलतियां होती हैं जो आपको जरूर 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 इंश्योर करना नहीं हो रही है। और ये जो मिस्टेक्स होती हैं, सबसे पहली चीज, आपके इंडक्शन का कोई प्रोसेस ही नहीं। आपके यहाँ कोई नया आदमी आता है, आपके पास कोई तरीका नहीं है, इसे हम लोग अपने सिस्टम में, अपने कल्चर में कैसे डालें। कई लोगों के ये वाली चीज मैंने देखी है, वहां पे क्या होता है, बहुत ही तेजी से ऑनबोर्डिंग होती है, वहां पे कोई आदमी आया, उसे बता बेटा ये करना, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे जॉब पे बैठ जाओ, सीखो ये क्या। भाई अगले आदमी को पता ही नहीं सीखना क्या है, ना उसके पास कोई तरीका है, और आपने क्या करा, इस तरीके से आदमी को छोड़ दिया अपने नेगेटिव वाले लोगों के साथ काम करने के लिए भी। तो अब वो आदमी अकेला है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं, कोई चीज नहीं, आपने उसे जंगल में छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा, देखेगा तो वहां नेगेटिव फोर्सेस भी मिलेंगे, अच्छे फोर्सेस भी मिलेंगे। एक्सीडेंट की बात है, किससे टकरा जाए, नेगेटिव वाले से टकराया तो उसने कंपनी की बुराई करी और वो कंपनी से बाहर निकल। क्यों? क्योंकि उसे कोई पॉजिटिव फोर्स तो मिला ही। सो यहाँ पे ये वाली प्लीज मिस्टेक मत करिएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन हमें पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। जब वो कोई आदमी आए तो हमें उसे पूरी तरीके से बताना चाहिए, भाई अगर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है तो तुम्हारा सपोर्ट कौन करेगा। हम ये वाला सपोर्ट सिस्टम ही नहीं। तो प्लीज इस प्रोसेस को डिफाइन करिए, क्योंकि आप बड़ी मेहनत से आदमी को सोर्स करते हो, इंटरव्यू करते हो, लेके आते हो, लेकिन उस आदमी को पता नहीं होता यार जाऊंगा। तो ये वाली चीज आपकी गाइडेंस की तरह होती है, इस प्रोसेस को प्लीज डिफाइन करिए। और इसका करेक्ट वे करने के 3-4 चीजें होती हैं जो जरूर होनी चाहिए, जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 5 चीजें आप बड़ी जल्दी से लगा सकते हो। सबसे पहली चीज, आपके पास पूरा का पूरा एक डेक या एक वीडियो बना लो, जिसमें आप कंपनी का पूरा इंट्रोडक्शन और कंपनी कल्चर वाली के बारे में बता रहे हो, जिसमें जो फाउंडर है, जो बिजनेस ओनर है, वो बता रहा है हमारी कंपनी किस बारे में, हमारे मिशन क्या है, विजन क्या है, इस वाली चीज का आपने वीडियो दिखा। सेकंड स्टेप जो है, उसे पूरी तरीके से पता होना चाहिए भाई वो क्या रोल परफॉर्म करने आया और उससे क्या एक्सपेक्टेशन। तीसरी चीज, उसे पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन देना चाहिए की टीम मेंबर्स और डिपार्टमेंट्स का, कि क्योंकि कोई भी पोजीशन अकेली नहीं होती, वो हमेशा इंटरैक्ट करती है अलग अलग पोजीशंस के साथ। तो इस आदमी को पूरी तरीके से बताना चाहिए हु इज हु। सो आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना लो, और ये वाली चीज कर। उसके बाद हमारे कुछ टूल्स होते हैं, अटेंडेंस का टूल हो सकता है, कुछ रिपोर्ट सबमिट करने का टूल हो सकता है, ये सारे टूल्स को उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपके पास फीडबैक और चेक इन मैकेनिज्म होना चाहिए इस वाली चीज को पूरी तरीके से चेक करने के। सो ये प्लान स्ट्रक्चर प्रोसेस अगर आपके पास नहीं है और आपका एम्प्लॉय अगर छोड़ के जा रहा है तो प्लीज शिकायत मत करिए। इसलिए मत करिए क्योंकि आपने अपनी साइड का काम ही पूरा नहीं किया। तो इस काम को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 जिसमें हमने बात करी इंडक्शन। तो आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 प्रोसेस हम लोगों ने कर लिए, इन तीनों में से चेक कर लेना। अगर आपके यहाँ कोई चीज मिसिंग है तो प्लीज ये वाली चीज लगा लीजिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ 4th स्टेप पे, और 4th स्टेप जो है ये है ट्रेनिंग का स्टेप। इस स्टेप की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई आप जिस भी आदमी को लेते हो हमेशा कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपको परफेक्ट आदमी नहीं मिलता, क्योंकि परफेक्ट आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप क्या सोचते हो कि जब उसे लेके आए भाई ये परफेक्ट होगा, लेकिन वो होगा नहीं। तो इसके लिए आपका जो पूरा ट्रेनिंग का जो सिस्टम है वो आपके यहाँ होना चाहिए। और इसमें कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर मैं आपकी कंपनी में आऊं और आके आपसे पूछूं अच्छा आपके यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव आया, मुझे जरा इसका ट्रेनिंग प्लान देखो। अगर आपके पास उसका ट्रेनिंग प्लान नहीं है स्ट्रक्चर, और आप मुझे ये नहीं बता सकते कि भाई पहले दिन ये सीखेगा, दूसरे दिन ये सीखेगा, तीसरे दिन ये सीखेगा, तो आपके पास ये सिस्टम नहीं है। आपने जो पूरा अपनी चीज सेट करी है वो एक लॉटरी की तरह, अगर बढ़िया निकला तो निकला, नहीं तो नहीं निकला। और अगले आदमी के जो स्किल गैप्स हैं वो हमेशा वैसे ही रहने वाले हैं। तो आपके पास पूरा का पूरा फॉर्मल ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग करिकुलम होना चाहिए। ट्रेनिंग करिकुलम के साथ उसके स्किल्स को आइडेंटिफाई को गैप को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम होना चाहिए। भाई अगर आपने सेल्स लड़के को लिया है तो भैया नेगोशिएट कैसे करता है, ये ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज करता है, ये पूरी चीज आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बार मिस्टेक जो मैंने नोटिस करी है, कई कंपनी में ट्रेनिंग होती है, लोग एक ही टाइम ट्रेन करते हैं। भाई ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूअस चीज होती है। आपने एक बार ट्रेन कर दिया, उसके बाद कई बार उनके अंदर खराब प्रैक्टिसेस डेवलप हो जाती है, चीजें खराब हो जाती हैं, फिर आपके पास कभी मौका नहीं मिलता उन्हें दोबारा ट्रेनिंग में लाने का। तो प्लीज ये वाली चीज करिए। और तीसरी चीज मैंने देखा, ट्रेनिंग जब होती है तो लोग सॉफ्ट स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, ये वाली चीज ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं है। तो प्लीज ये 3 मिस्टेक्स मत करिए। और इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है जो आपको करना चाहिए, सबसे पहली चीज आपका स्किल गैप्स और ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भाई अगर आपका कोई सेल्स का लड़का आया तो आपके यहाँ सेल्स के लिए क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, प्लस ये जो नया लड़का आया है इसके अगेंस्ट क्या स्किल्स है, इसकी टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं, सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं और कल्चरल स्किल्स कैसी हैं। ये तीनों चीजों की आपके पास स्टेप्स लगे हुए होने चाहिए और उसका स्किल मैप बना हुआ होना चाहिए। उसके स्किल से जो गैप्स निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से आपका ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में पूरी चीज देखनी है तो मैं आपको ये वीडियो का लिंक दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये वीडियो में आप जाओगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी कि भाई ट्रेनिंग कैसे करी जाती है, उसका स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम
कैसे बनेगा, उसमें आप उसकी हैंड्स ऑन लर्निंग कैसे करोगे और उसका असेसमेंट कैसे करोगे। तो आप इस वीडियो में जाके पूरी तरीके से देख सकते हो। आपकी ये वाली चीज जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अभी वीडियो को कंटिन्यू करना ताकि आप इस वाली चीज को समझ सको। सो ये वाला अगर आपके सिस्टम नहीं है तो भाई ये बनाना पड़ेगा अगर आप ग्रेट टीम बनाना चाहते हो। इसमें से किसी भी चीज पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जो, और ये भी देख लेना आपके ये वाली चीज कैसे होगी। उसके बाद आता है स्टेप 5। स्टेप 5 का मतलब होता है प्लेसमेंट, कि भाई मेरा आदमी सोर्स हो गया, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैंने सही से उसे ऑनबोर्ड कर दिया, इंडक्शन कर लिया, उसकी ट्रेनिंग कर दी। अब हमारा काम होता है राइट आदमी को राइट जगह पे बैठाना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले मिस एलोकेशन ऑफ टैलेंट, मतलब जिस आदमी की स्किल है उसके हिसाब से ही वो उस कुर्सी पे जाना चाहिए। सो यहाँ पे पर्सनालिटी वगैरह जो होती है, आपके इंटरव्यू में अगर नहीं देखोगे तो गड़बड़ होगी। जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को आपको ऐसा आदमी चाहिए जो सिंसियर हो, नंबर्स डेडिकेटेड, जो डिटेल में चीजें देखता हो। सेल्स के लिए आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो आउटगोइंग हो, जाके मिल सके। तो सही आदमी को सही जगह पे बैठाना बहुत जरूरी। दूसरी चीज, जब आप किसी आदमी को वहां पे बैठाते हो तो मैंने ये वाली मिस्टेक्स देखी हैं कि उसे रोल की क्लैरिटी नहीं होती। इस वाली चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपकी कंपनी में आऊं, आपकी कंपनी में अगर मैं ऑर्डर फुलफिलमेंट मैनेजर को और मैं उससे कहूं यार मुझे बताओ तुम्हारा रोल क्या, अगर उसने मुझे अपनी टॉप 15 ड्यूटीज लिख के नहीं दे दी बिना किसी मदद के, तो इसका मतलब उसे अपनी रोल की क्लैरिटी नहीं, वो सब जगह पे। और ये वाली क्लैरिटी अगर नहीं दोगे तो आगे जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं वो सब चीजें मिस हो। और तीसरी चीज क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उन्हें मूव करो। सो आपको इसका सही तरीका बता रहा हूं जो आपको जरूर करना है। हर पोजीशन की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसके टास्क क्लियर होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया था, लीड जनरेट करना, स्टोर करना, कॉन्टैक्ट करना, क्वालिफाई करना, रिक्वायरमेंट समझना, प्रपोजल देना, ऑब्जेक्शंस को मैनेज करना, नेगोशिएट करना, क्लोज करना, फॉलो अप करना, नर्चर करना, ये सारे क्लियर होना चाहिए। और हमें ये समझ में आना चाहिए ये वाले काम करने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद जिस भी लड़के को आप लगा रहे हो उसकी स्किल्स को टेस्ट करना कि आपके टास्क लिस्ट के अगेंस्ट इसके पास ये वाली स्किल है कि, और अगर नहीं है तो उसकी स्किल की ट्रेनिंग देना। और ये वाली चीज मत भूलना, उसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, आप उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करोगे, ये वाली चीज प्लेसमेंट करने से पहले, किसी भी आदमी को जॉब से बनाने से पहले ये वाली चीज पूरी तरीके से होनी चाहिए। अगर आपके पास ये वाली चीजें नहीं है तो घबराना मत, इज ओके। पहली चीज अवेयरनेस होती है, इन वाली चीजों को आप एक एक करके सही करोगे, यू विल बी एबल टू बिल्ड अ ग्रेट टीम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 पे होता है, अब हमने क्या कर लिया, आदमी सोर्स कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, उसका इंडक्शन कर लिया, ट्रेनिंग कर दी, प्लेसमेंट कर दी। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 6। जब उसे जगह पे बैठा दिया, अब हमारा काम है परफॉर्मेंस मेजर करना, कि भाई वो परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको मिस्टेक्स बताना जो प्लीज मत करिए। यहाँ पे क्या मिस्टेक्स होती है, मैंने देखा है कि कई बार मैं अगर किसी कंपनी में गया, किसी सेल्स के लड़के से पूछा कि हाँ भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे मेजर, आपके किसी सुपरवाइजर से पूछो भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे, अगर वो मुझे ये वाली चीज नहीं बता सकते कि भाई मुझे परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जा सकती है, इसका मतलब उन्हें क्लियर ही नहीं है कि यार मुझे करना क्या है, फिर वो अपने मन से ही काम करेंगे, फिर आप उनसे शिकायत नहीं कह सकते। इसीलिए पूरी तरीके से वाली चीज क्लियर होनी चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे किया जाएगा। ये वाली चीज मैंने आपको प्लेसमेंट में बताई थी कि भाई ये वाली चीज अगर नहीं होगी तो आप कभी भी लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर पाओगे, उन्हें नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जाओगे। दूसरी जो होती है वो ये होता है क्योंकि हम परफॉर्मेंस मेजर नहीं करते तो उनके इरेगुलर रिव्यूज होते, रिव्यू ही नहीं देते। और हमारा जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है वो डेटा ड्रिवन नहीं होता, फीलिंग से होता है, यार ये अच्छा काम, ये खराब काम कर रहा है। भाई आपकी फीलिंग सही नहीं है क्योंकि आप बिजनेस से बड़ी दूर हो, आप तो अपने केबिन में बैठे, तो आपको क्या पता। तो इस वाली चीज के लिए आपको ये वाली इंश्योर करना है कि ये वाला जो सोल्यूशन आपको, मतलब क्लियर एक्सपेक्टेशंस और गोल्स ये क्लियर होने चाहिए कि अगर मेरे सेल्स का लड़का, इसकी मैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करूंगा। सो इस वाली चीज के लिए आपको पूरी तरीके से मैंने एक वीडियो दिया हुआ, इस वीडियो में मैंने सेल्स का एग्जांपल ले रखा कि आप सेल्स वाले की या किसी भी चीज का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कैसे डिजाइन करो। सो ये वाली चीज आपको इस वाले वीडियो में पूरी तरीके से मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होनी चाहिए वो डेटा ड्रिवन। सो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। इसके बाद सातवां स्टेप जो है वो ये है कि अब आपका फीडबैक देने का टाइम आया, क्योंकि जब तक लोगों को फीडबैक नहीं दोगे, फीडबैक लूप नहीं बनेगा, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स होती है मैंने देखा है, डिलेड फीडबैक देते हैं। अब इसकी वजह अगर आप देखोगे डिलेड फीडबैक क्यों है, क्योंकि भाई हमारे पास कोई परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सिस्टम नहीं, तो आप फीडबैक नहीं दे रहे हो। फीडबैक दे रहे हो तो हमेशा खराब फीडबैक दे रहे हो, हमेशा या तूने गलती कर दी या तू आया नहीं। भाई हमेशा आदमी से नेगेटिव बोलते रहोगे, नेगेटिव बोलते रहोगे तो वो नेगेटिव ही हो जाएगा, क्योंकि वही एनर्जी आप उसको दे रहे हो। सो आपका जो फीडबैक होना चाहिए वो बड़ा कैंडिड फीडबैक होना चाहिए, उसमें प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए। बहुत सारे फीडबैक की टेक्निक्स हैं, आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाके वाली चीज देख सकते हो। तो इसलिए फीडबैक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने देखा है कि करेक्ट आपको रेगुलर परफॉर्मेंस के रिव्यूज देने चाहिए, और वो साल के एंड पे नहीं, जो परफॉर्मेंस रिव्यूज होने चाहिए वो आपके महीने दर महीने होने चाहिए, और वो भी अपनी कोर टीम के साथ। कंटिन्यूअस फीडबैक और कोचिंग की लोगों को जरूरत होती है, क्योंकि हर आदमी को कोच की जरूरत होती है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। सो जब आप ग्रेट टीम बनाते हो तो जो आपका रोल होता है वो कोच की तरह रोल होता है। आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलता है, और उसी के लिए आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे अगर आप करना चाहते हो तो। और इस परफॉर्मेंस को आपको उनकी सैलरी से जोड़ना पड़ेगा। दैट इज द टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू केयर अबाउट। इस पूरी चीज के लिए जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल में ये वाली चीज डाल रखी है। आप जाओगे तो पूरे के पूरे 8 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा यहाँ पे क्या करना है। सो उसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 8। तो स्टेप नंबर 8 होता है आपका रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। मिसिंग चीज, हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हम अपने लोगों को, आपको बताता हूं, पैसे की जो भूख होती है ना वो बड़ी जल्दी मिट जाती है, और वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती।
आपके पास कोई भी आदमी 10 से 12 घंटे बिताता है। तो 2 तरीके के रिवॉर्ड्स होते हैं। एक होता है उसका कॉम्पेंसेशन रिवॉर्ड, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं दोगे तो यार वो रुकने वाला ही नहीं है। वो इस तरीके की चीज़ें, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे आपको सफाई नहीं मिली तो कितना ही अच्छा खाना बन जाए, वो वाला काम नहीं होने वाला। लेकिन आपका जो काम है इस वाली चीज़ में, वो ये काम है कि आप उनको इमोशनली रिवॉर्ड दो, रिकॉग्नाइज करो लोगों के सामने, पर्सनलाइज रिवॉर्ड दो, लोगों उसकी तारीफ करो, उसके साथ बैठो, उसके साथ समय बिताओ, तभी आप उनको ग्रो कर पाओगे। क्योंकि इमोशनली जब वो आप फीलिंग्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, तब वो आपके साथ होंगे। सो यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता। आपको इस चीज के लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा अपने लीडर्स के साथ, उनके साथ बैठना, उनके दर्द को समझना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उन्हें रिवॉर्ड देना समय टू समय, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो। बड़ी टीम बनाने के लिए आपका जो आदमी आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे ये वाली गलती मत करिए प्लीज। इस वाले प्रोसेस को बहुत डेडिकेटेड प्रोसेस की तरह चलाइए, क्योंकि ये बिजनेस ओनर के प्रोसेस है। आपसे उम्मीद की जाती है अगर आप बड़ी टीम बनाना चाहते हो तो ये सारे के सारे काम कर रहे हैं। और जो लास्ट होता है वो होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब आपको गलती जो है रिटेंशन की सबसे बड़ी होती है कि हम लोग एम्प्लॉयज को ग्रांटेड ले लेते हैं। आपको अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा रिटेंशन का, जैसे इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से लोगों को रिटेन कर सकते हो। सो उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस होता है। तो अगर उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लस अगर उनके पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो आपके पास ऐसे ही ठीक है। सो रिटेंशन का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ABCDEF। आप ऐसे याद रखिए। ए का मतलब आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के साथ जुड़ा हुआ है। बी मतलब आपके यहाँ बढ़िया वर्क कल्चर होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। सी उनका कॉम्पनसेशन सही होना चाहिए। डी उनका जो डेवलपमेंट प्लान, कैसे वो ग्रो करेंगे आपकी कंपनी में, वो वाली चीज क्लियर होनी चाहिए। और एम्प्लॉय का फीडबैक, अगर आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो आपके यहाँ लोग रुकेंगे और फिर आप बड़ी टीम बना पाओ। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे चीज से जुड़े हुए मैंने आपको छोटे छोटे वीडियोस दिए हैं जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। प्लीज इस वाली चीज पे काम करिए, तभी आप ग्रेट टीम बना पाओ। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।